हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 12th की इंग्लिश का न्यू सिलेबस 2022-23 के अनुसार फ्लेमिंगो लिटरेचर टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। Why did Anish Jung ask Sahib about the school? What was its impact on Sahib? यानी अनीस जंग जो होती हैं, जो नरेटर अनीस जंग हैं, वह साहिब से उसके स्कूल के बारे में क्यों पूछती हैं और साहिब के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। द राइटर अनीस जंग आस्क्ड साहिब अबाउट द स्कूल, यानी जो राइटर अनीस जंग होती हैं वह साहिब से उसके स्कूल के बारे में पूछती हैं। बिकॉज क्योंकि ही टोल्ड टू हर, क्योंकि उसने उनसे कहा था दैट कि ही हैज़ नो वर्क बिसाइड्स रैग पिकिंग, कि उसके पास कचरा उठाने के सिवाय कोई और काम नहीं है। द इम्पैक्ट ऑन साहिब वाज दैट, और साहिब के ऊपर इसका प्रभाव यह होता है दैट कि ही वॉज वेरी क्यूरियस टू गो टू स्कूल, कि जो साहिब होता है वह स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। तो इस प्रकार यह कह सकते हैं कि जो राइटर अनीस जंग होती हैं वह साहिब से स्कूल के बारे में पूछती हैं, क्योंकि साहिब ने उनसे कहा था कि उसके पास कचरा उठाने के सिवाय कोई और काम नहीं है, और साहिब के ऊपर इस बात का यह प्रभाव पड़ता है कि वह स्कूल जाने के लिए काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। वाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वेयर चप्पल्स, यानी साहिब और दूसरे कूड़ा उठाने वाले बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। और आगे है व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, यानी वे बच्चे इसके लिए क्या कारण बताते थे, क्या रीज़न बताते थे। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स, यानी जो साहिब होता है और उसके साथ जो अन्य कचरा उठाने वाले जो बच्चे होते हैं वे चप्पल नहीं पहनते थे। बिकॉज क्योंकि वन ऑफ देम टोल्ड हर, क्योंकि उनमें से एक बच्चा अनीस जंग से कहता है दैट कि हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, कि उसकी माँ जो है उसके चप्पलों को अहाते से यानी टाँट से उतार कर उसे नहीं देती है। एंड अदर बॉयज़, और दूसरे बच्चे जो थे, टोल्ड इट देयर ट्रेडिशन, चप्पल न पहनने की जो प्रथा थी इसे वे बच्चे अपनी परंपरा बताते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि साहिब और अन्य कचरा उठाने वाले जो बच्चे थे वे चप्पल नहीं पहनते थे, क्योंकि उनमें से एक बच्चा अनीस जंग से कहता है कि उसकी माँ जो है उसके चप्पलों को अहाते से यानी टाँट से उतार कर नहीं देती है, और जो अन्य बच्चे होते हैं इस चप्पल न पहनने की प्रक्रिया को अपनी परंपरा बताते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर, यानी कहा जा रहा है कि सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले बच्चे और लोग रहते थे और वे कहाँ से और कैसे स्थापित हुए थे। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। नियरली 10,000 रैग पिकर्स लिव्ड इन सीमापुरी दिल्ली, यानी लगभग 10,000 कूड़ा उठाने वाले बच्चे और लोग सीमापुरी दिल्ली में रहते थे। देयर होम्स एंड फील्ड्स इन बांग्लादेश, यानी उनके घर और उनके जो खेत थे बांग्लादेश में वर रूइंड, वे समाप्त हो गए थे बाय द स्टॉर्म्स, आंधी की वजह से। सो इसलिए दे सेटल्ड हेयर, इसलिए वे सारे के सारे लोग यहाँ पर यानी सीमापुरी दिल्ली में स्थापित हो गए थे। यानी ये कहा जा सकता है कि लगभग 10,000 कूड़ा उठाने वाले बच्चे सीमापुरी दिल्ली में रहते थे। उनके घर और उनके खेत बांग्लादेश में आंधी के कारण समाप्त हो गए थे, इसीलिए वे सारे के सारे लोग यहाँ सीमापुरी दिल्ली में आकर स्थापित हो गए थे। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए कूड़े का
क्या मतलब था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उन्हें इस कूड़ेदान में, इस कूड़े के ढेर में क्या मिलता था। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, द मीनिंग ऑफ गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर फॉर देम, यानी कूड़े का जो मतलब था, कूड़े का जो अर्थ था, वह उन बच्चों के लिए आश्चर्य से भरा हुआ था, आश्चर्य से लिपटा हुआ था। दे फाइंड अ रूपी 10 रूपी नोट और अ सिल्वर कॉइन इन इट, यानी वे सारे के सारे बच्चे इस कूड़े के ढेर में 1 रुपये, तो कभी 10 रुपये, तो कभी एक चांदी के सिक्के पा लेते थे। यानी ये कहा जा सकता है कि कूड़े का मतलब उन बच्चों के लिए आश्चर्य से भरा हुआ था, आश्चर्य से लिपटा हुआ था, और वे बच्चे इस कूड़े के ढेर में कभी 1 रुपये, तो कभी 10 रुपये का नोट, तो कभी चांदी के सिक्के पा लेते थे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, यानी कहा जा रहा है कि जो साहेब होता है वह इस दूध के बूथ पर, यानी दूध की दुकान पर नौकरी क्यों करता है और उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार होगा, साहेब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ, यानी जो साहेब होता है वह मिल्क बूथ पर जॉब करना प्रारंभ कर देता है, बिकॉज क्योंकि ही नीडेड मनी एंड मिल्स, क्योंकि उसे पैसे और भोजन की आवश्यकता थी। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, और उसे उसकी सेवा के लिए 800 रुपये दिया जाता था। यानी कहा जा सकता है कि जो साहेब होता है वह मिल्क बूथ पर जॉब करना स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसे भोजन और पैसे की आवश्यकता थी, और उसे उसकी सेवा के लिए, उसकी सर्विस के लिए 800 रुपये दिया जाता था, चुकता किया जाता था। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, और वह कहाँ से संबंध रखता था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसके जीवन का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था। तो इस तरह से आपका इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, मुकेश वाज अ पुअर बॉय, कि जो मुकेश था वह एक गरीब लड़का था। हिज फादर वाज अ बैंगल मेकर, और उसके पिताजी जो थे वह एक चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति थे। एंड बिलोंग्ड टू फिरोजाबाद, और इस तरह से मुकेश और उसके पिताजी का जो परिवार था वह फिरोजाबाद से संबंध रखता था। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और जो मुकेश था वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो मुकेश होता है वह एक गरीब लड़का होता है, और उसके पिताजी एक चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति थे जो कि फिरोजाबाद से संबंध रखते थे, और जो मुकेश होता है वह अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार होगा, वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, यानी मुकेश ने कहानीकार को अपने घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया, यानी घर ले जाने का निर्णय क्यों किया। हु वर देयर इन द होम, और उसके घर में कौन कौन थे। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर होम, यानी जो मुकेश होता है वह कथाकार को, कहानीकार को, यानी अनीश जंग को अपने घर ले जाने का निर्णय करता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न था, एंड प्राउड ऑफ ऑल थिंग्स ही हैड, और उसके पास जो कुछ भी था उस पर वह गर्व करता था। देयर वर हिज फादर, ग्रैंड मदर, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ इन हिज होम, और उसके घर में उसके पिताजी, उसकी दादी माँ और उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी मौजूद थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो मुकेश होता है वह कहानीकार को अपने घर ले जाने का नेतृत्व करता है, यानी निर्णय करता है, क्योंकि वह बहुत प्रसन्न था और वह सभी चीज़ों पे गर्व करता था जो उसके पास मौजूद था। तो इस तरह से उसके घर में उसके पिताजी, उसकी दादी माँ और उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी मौजूद थे। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई, यानी यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, यह बात किसने और क्यों कहा। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा,
इट वॉज सेड बाई हर ग्रैंड मदर, यानी यह बात उसकी दादी माँ के द्वारा कही गई। बिकॉज, क्योंकि, इन दियर होल लाइफ, यानी अपने संपूर्ण जीवन में, दे सा नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं देखा था। हिज ग्रैंडफादर बिकेम ब्लाइंड, उसके जो दादाजी थे वो अंधे हो गए थे। विद द डस्ट, उस धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द बैंगल्स, जो चूड़ियों को पॉलिश करते समय निकलते हैं। दे हैव नो वर्क इंस्टेड ऑफ मेकिंग बैंगल्स टू अर्न देयर ब्रेड, यानी उनके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई अन्य संसाधन, कोई अन्य काम मौजूद नहीं था, उनके पास कोई अन्य काम नहीं था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि यह जो बात थी यह उसकी दादी माँ के द्वारा कही गई, क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देखा था और उसके जो दादाजी थे वह उन चूड़ियों को पॉलिश करते समय जो धूल के कण निकलते हैं उनकी वजह से वो अंधे हो गए थे और उनके पास इन चूड़ियों को बनाने के सिवाय अपनी आजीविका कमाने हेतु कोई अन्य संसाधन मौजूद नहीं था। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बैंगल्स सिंबलाइज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी क्वेश्चन का अर्थ ये होगा, चूड़ियाँ किस चीज़ की प्रतीक होती हैं और फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले की भूमिका क्या है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि द बैंगल्स सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यानी जो चूड़ियाँ होती हैं वह भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं। द बैंगल मेकर्स, और जो चूड़ियाँ बनाने वाले होते हैं, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड हैव स्पेंट जनरेशन्स इन मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द कंट्री, और वे लोग स्पेंट जनरेशन्स, कई पीढ़ियां बिता देते हैं, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में, फॉर ऑल द वीमेन, उन सभी महिलाओं के लिए, इन द कंट्री, जो देश में रहती हैं। यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि ये जो चूड़ियां होती हैं यह भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं और जो चूड़ियां बनाने वाले लोग होते हैं वे इस काम में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे देश में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने हेतु अपना संपूर्ण जीवन और कई पीढ़ियां बिता देते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है, वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी जो चूड़ियां बनाने वाले लोग होते हैं वह स्वयं को सहकारी समिति के रूप में व्यवस्थित क्यों नहीं कर पाते। व्हाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो, और वे यदि ऐसा करते हैं तो उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, यानी जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग होते हैं वे लोग स्वयं को एक सहकारी समिति के रूप में गठित नहीं कर सकते, गठित नहीं कर पाते। बिकॉज, क्योंकि दे वर सराउंडेड, क्योंकि वे लोग घिरे होते हैं, बाय द सर्कल ऑफ मिडल मैन, बिचौलियों के कुचक्र में। यानी ये कहा जा सकता है कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग होते हैं वे लोग स्वयं को सहकारी समिति के रूप में गठित नहीं कर पाते क्योंकि वे लोग बिचौलियों के कुचक्र में घिरे होते हैं। इफ़ दे डू सो, यानी यदि वे ऐसा करते हैं, इसका मतलब कि यदि वे स्वयं को सहकारी समिति के रूप में संगठित करने का प्रयास करते हैं, दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अवैध करने के जुर्म में। यानी ये कहा जा सकता है कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग होते हैं वे स्वयं को सहकारी समिति के रूप में गठित नहीं कर पाते क्योंकि वे लोग बिचौलियों के कुचक्र में घिरे होते हैं, और यदि वे कभी स्वयं को सहकारी समिति के रूप में गठित करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है और कुछ अवैध करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे
लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।